डॉक्टर सालुंखे कहते हैं कि मुर्दे बोलते हैं। जी, डॉक्टर साहब को तो आप लोग जानते ही हैं, हमेशा कुछ ना कुछ टेढ़ी मेढ़ी चीज लेकर ही आते हैं, सीधा तो कभी सोचते ही नहीं। हम लोग की अक्सर नोकझोंक होती रहती है उनसे, मगर हैं वो बिल्कुल ब्रिलियंट। उनका दिमाग पूछो मत कितना तेज है। वो कहते हैं कि मुर्दे बोलते हैं और मुर्दे हमेशा सच बोलते हैं। ये बात तो है। उनके हाथ में कोई मुर्दा दे दो तो अकेले में उससे कुछ बातचीत करके उसके मुंह से कुछ ना कुछ निकाल ही लेते हैं। सबसे पहले उसका मुंह खोलते हैं, उसके दांत गिनते हैं और फिर बता देते हैं कि इसकी उम्र कम से कम कितनी है। जी, फिर उसकी खोपड़ी चेक करते हैं। अच्छा, कुछ लोग मुर्दे को छिपाने के लिए जमीन में गाड़ देते हैं उसको, मगर जब कभी भी वो मुर्दा जमीन में से बाहर निकलेगा, डॉक्टर सालुंखे को अपनी कहानी जरूर सुनाएगा। कुछ लोग जला देते हैं, जैसा कि इस केस में हुआ। पूरी की पूरी कारी जला दी। सोचा ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, मगर बांसुरी बजी। लाशें जल गई थी पूरी की पूरी, मगर डॉक्टर सालुंखे ने कुछ ना कुछ ढूंढ के निकाल ही लिया। क्या? लाश के पैर में एक स्टील की रॉड पड़ी थी। मतलब जो आदमी मरा था उसका ऑपरेशन हुआ था। ये जो स्टील की रॉड होती है उसमें कुछ नंबर लिखे होते हैं, जिसे पता चल जाता है ये रॉड कब बनी थी और किसको दी गई थी। देखा क्या कमाल किया डॉक्टर सालुंखे ने? ये तो कुछ भी नहीं है। इस केस में क्या क्या हुआ आप खुद ही देख लीजिए। लोग बेटा, तुमने पलाश को बताया है कि नहीं? हाँ चाचा जी, मैंने बता दिया है। पलाश दिया और उसका बेटा अमेरिका से आ रहे हैं इंडिया, बस आते ही होंगे। वो आने वाला है ना? आने वाला है ना? हाँ 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 चाचा जी, बस किसी भी वक्त वो आते ही होंगे। ये तुमने अच्छी बात कही। अब मैं बस एक यही दुआ करूंगा कि जब तक मैं पलाश का मुंह नहीं देख लेता तब तक मेरी सांसें चलती रही। जिंदगी पूरी हो गई, मैंने मेरे बेटे का मुंह नहीं देखा। चाचा जी आप शांत हो जाइए, टेंशन मत लीजिए, बस वो आते ही होंगे। काश मैंने पलाश की शादी दिया के साथ हो जाने दी होती। कम से कम इंडिया छोड़कर तो नहीं देता। चाचा जी अब ये वक्त नहीं है ये सब बात सोचने का। अब आप शांत हो जाइए। मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। पापा इनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। हरिलाल जी, ये तो जमशेद जी है, दादाजी के वकील। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं जानता हूँ, लेकिन ये यहाँ कैसे पहुंच गया ये मुझे समझ में नहीं आता है। हरिलाल जी, आप इनसे ज्यादा बात न कीजिए। यस। हाँ, एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी टू से, बट थोड़ी देर के लिए आप हरिलाल जी को अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। प्लीज। देखिए इनका ख्याल रखिएगा। ओह यस। मोंटी शांत हो जा, देख शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा। डैड, ये वकील जमशेद जी यहाँ क्यों आया है? पता नहीं बेटा। ये दादाजी को अभी अचानक पलाश अंकल की याद कहाँ से आ गई? कहीं वो वसीयत तो नहीं बदलने वाले?
मेरे हिसाब से पलाश अंकल को कुछ नहीं मिलना चाहिए। भूल गए इतने सालों तक आपने सेवा की उनकी। शांत हो जा। तू टेढ़े मेढ़े मुंह बनाकर चिल्लाना बंद कर देनी तो सबको पता चल जाएगा कि हमारा इरादा क्या है। देख, वक्त आने पर हम अपनी चाल चलेंगे, लेकिन इस वक्त शांत हो जा। ये अचानक पलाश अंकल को हिंदुस्तान आने की क्या सूझी? कहीं आपने तो क्या बकवास कर रहे हो मोंटी तुम? मैं पलाश को ये खबर क्यों पहुंचाने लगा? मैं कल रात को पलाश का मेरे मोबाइल पे अचानक फोन आया और उसने मुझे बताया कि वो फैमिली के साथ इंडिया आ रहा है। ये बुढ़ा इतना बीमार है, ये खबर मैंने नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे किसी रिश्तेदार ने उसे पहुंचाई। अगर पलाश यहाँ आ गया ना तो सारे किए किराए पे पानी फिर जाएगा। देख मोंटी, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन अब उसे कोई नहीं रोक सकता। डैड, मैं चुप नहीं बैठूंगा। मोंटी, मोंटी, देख बेटा, गुस्से में कोई गलत कदम मत उठाना। मैं खड़े खड़े तमाशा नहीं देख सकता। ये तू फोन किसे लगा रहा है? आप फिक्र मत कीजिए। मोंटी, हे भगवान, ये मोंटी पता नहीं किसे फोन लगा रहा है। हाँ जैक, कल परसों गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ ऐसा लगना चाहिए। कोई सबूत नहीं मिलना चाहिए, समझे? राइट। नो, अरे ये पलाश भाई साहब अभी तक आए क्यों नहीं? लोग भाई साहब, हाँ? पंडित जी और इंतजार नहीं कर सकते। 1 घंटा हो गया है। पलाश जी को अब तक तो यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। That's right, that's right. तुम्हारे पास उनका नंबर है? नहीं, उनका पहला फोन अमेरिका से आया था, लेकिन वो फोन उन्होंने उनके घर के लैंडलाइन से किया था और दूसरा फोन एयरपोर्ट से। हेलो जी? हाँ जी, जी हाँ, ये हरीलाल जी का ही घर है जी। क्या? क्या हुआ? क्या हुआ बोलो? पलाश जी की गाड़ी मिली है। वही गाड़ी जो हमने एयरपोर्ट भेजी थी? हाँ। क्या हुआ उस गाड़ी को? वो गाड़ी जली हुई मिली है और उसके अंदर। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तीनों की तीनों लाशें बुरी तरह जल गई हैं। इस ड्राइवर सीट पे कोई नहीं है। ये बात तो है सर। ड्राइवर कार छोड़ के भाग गया होगा सर। हाँ, चलो जरा बॉडीज को निकालो संभाल के, देखो कहीं वो टूट न जाए। हाँ दे सैंडल। तो इसका मतलब है वो वहां औरत बैठी।
ऐसा घर वालों को भी कहना था कि गाड़ी में हस्बैंड वाइफ और उनका बेटा था, तो इसका मतलब है बीवी उस तरफ बैठी थी और हस्बैंड इस तरफ, और शायद आगे वाले सीट में बेटा बैठा था। हाँ दे, कार वही है, MS02L3131। नंबर वही है जो उन लोगों ने बताया था। एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये ड्राइवर भागा तो भागा कहाँ? सर, हाँ, यहाँ कुछ जले हुए पासपोर्ट मिले। पता चलेगा किसके पासपोर्ट है? काफी जले हुए हैं, लेकिन साळुंके साहब थोड़ी मेहनत करेंगे तो पता चल जाएगा किसके हैं। साळुंके साहब जरूर पता लगाएंगे। अभिजीत थोड़ा खिसका हुआ है, लेकिन है बड़ा ब्रिलियंट। हाँ तो डॉक्टर साहब, मुर्दों ने कुछ बताया? नहीं, अभी तक तो चुप ही हैं बेचारे, लेकिन फिर भी मैंने चुपके से कुछ बातें जान ली हैं। तो फिर यार हमारे कान में भी चुपके से बता दो। देखो, ये लाश एक आदमी की है जिसकी उम्र लगभग 40-45 साल की है, और ये एक औरत है लगभग 40 साल की, और तीसरी? और तीसरा एक लड़का है 20-22 साल का। ये सब तो ठीक है डॉक्टर साहब, कोई काम की बात बताइए। काम की बात, ये देखिए, ये इस आदमी की टांग का एक्सरे है। इस आदमी का एक्सीडेंट हुआ होगा कभी, इसकी टांग में ये रॉड डाली गई है स्टील की। सर, पलाश के परिवार वालों को मालूम होगा कभी उसका एक्सीडेंट हुआ था क्या? हाँ, साळुंके, क्या इनका चेहरा बना सकते हो? एसीपी साहब, लाशें पूरी तरह से जल गई हैं। चेहरा बन सकता है लेकिन ठीक नहीं बनेगा। सर, एक और बात है। वो क्या? कार में आग अपने आप नहीं लगी है, बल्कि लगाई गई है। कपड़ों में से केरोसिन की बदबू अभी भी आ रही है, और केरोसिन के साथ रबर सॉल्यूशन भी यूज किया गया है। मतलब ये खून है? जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 खून। पूरी की पूरी कार जल गई, अंदर बैठे हुए लोग भी जल गए, फिर भी गाड़ी में कुछ तो बचा, न जाने कैसे। सर, ये जले हुए पासपोर्ट, ये पलाश का, उसकी वाइफ का तो साफ साफ दिख रहा है सर। ये तीसरा उसके बेटे का पूरी तरह से जल गया। और ये स्टील का रॉड उसकी लाश में से उसके पैर में से मिला है। शायद उसकी पैर की हड्डी कभी टूटी होगी। जी हाँ, उनका एक्सीडेंट हुआ था 25 साल पहले। मतलब ये बात पक्की हो गई है कि पलाश भाई साहब की मौत हो गई है? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। पलाश और उसकी फैमिली की मौत का सबसे ज्यादा फायदा तुम लोगों को ही होने वाला था। मतलब उनकी मौत के जिम्मेदार हम हैं? जी हाँ, गाड़ी में आग अपने आप नहीं लगी, किसी ने आग लगाई थी। पलाश जी अपने डैडी से मिलते या नहीं मिलते, उससे मेरे भाग्य में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अरे मुझे तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली थी। हाँ, अगर पलाश जी कुछ दे देते तो बात अलग थी। पलाश जी के मरने से सबसे बड़ा नुकसान तो मेरा ही हुआ है। मैं भला ऐसा पाप क्यों करूंगी? वो कार आपकी थी ना? हाँ जी। ड्राइवर गायब है। मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ चला गया। कहीं भी छुपने दो, हम ढूंढ के निकालेंगे उसे। उसका एड्रेस है आप लोगों के पास? हमने तो आज तक उससे पूछा भी नहीं कि वो कहाँ रहता है। कोई बात नहीं सर, वो ड्राइवर हरीलाल के यहाँ पे बहुत सालों से काम करता था। उसके किसी जान पहचान वाले ने उसे वहां भेजा होगा। हम लोग ढूंढ लेंगे सर उसे। हाँ, और दया, इस हरीलाल के वकील जमशेद जी जीजी बॉय को फोन करो। कोई है? हेल्प!
तुम्हें? ओह माय गॉड, तुम्हें तो चोट भी लगी है। प्लीज प्लीज हेल्प मी, मुझे घर पहुंचा दीजिए प्लीज। ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? मोंटी, ये कोई तरीका है अपनी बहन से बात करने का? बहन? और तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? तुम्हारा नाम क्या है? मोनिशा। लोग अंकल, आप मुझे कैसे भूल गए? ये तुम सबके नाम जानती है? कैसे जानती हो तुम हम सबके नाम? क्या आंटी आप? मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं मोनिशा, पलाश और दिया की बेटी मोनिशा। What? पलाश और दिया की बेटी? ये कैसे हो सकता है? ये सब झूठ बोल रही है। पलाश और दिया की कोई बेटी नहीं थी, उनका तो बेटा था। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ आंटी। पलाश और दिया को कोई बेटा नहीं था, बस एक बेटी थी और वो मैं हूँ मोनिशा। नहीं, पलाश और दिया का एक ही बेटा था जो कार एक्सीडेंट में मारा गया, पलाश और दिया के साथ। अरे उन्हीं की तो शोक सभा मना रहे हैं हम लोग। मम्मी डैडी की मौत हो गई, लेकिन उस कार में तो मैं भी थी। मम्मी डैडी और मैं, और कोई नहीं था। कोई नहीं था उस गाड़ी में, कोई नहीं। तो यही एड्रेस दिया था जमशेद जी ने। तो खुला है। लगता है घर में कोई नहीं है। सर, शायद सोन भाग गया है। जब जब खून का मामला होता है लोग घर से गायब हो जाते हैं। एक काम करते हैं, मैं विवेक यहाँ चेक करते हैं, तुम जरा घर के आसपास चेक कर लो। अभिजीत, अभिजीत, हाथ है कुछ? सीधे जरा कुछ खोदने के लिए लेके आओ। सर,
एक मिनट खून सिर्फ गले से ही निकल रहा है। सर घर में कोई हाथापाई के निशान भी नहीं थे। ऐसा लगता है जब वहां सड़क पे कार जल रही थी तो ये वहां से भागा होगा, फिर शायद कोई इसका पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। अगर ये वहां से भागा तो हरीलाल के घर क्यों नहीं गया? ये यहाँ के क्यों छुपा? बस मुझे लगता है कार को जलाने में इसका भी हाथ था। मोनिशा, तो आपके कहने के मुताबिक पलाश जी आपके डैडी थे, मगर ये लोग तो कह रहे कि उनकी कोई बेटी थी ही नहीं। उनका तो सिर्फ एक बेटा था जो झूठ बोल रहे हैं ये सब। मैं आप लोग इसकी बातों में मत आइए। तो क्या ये सब आप लोगों की बात मान ले कि पलाश जी की बस एक ही औलाद थी और वो भी एक बेटा? बिल्कुल, क्यों नहीं? आप लोगों को एक बात बता दो कि पलाश जी की बस एक ही संतान थी और वो भी एक बेटी, और वो मैं हूं। मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। मतलब पलाश जी का कोई बेटा था ही नहीं? नहीं। ये देखिए, ये है सबूत। इसमें तो जी हाँ, ये मैं ही हूं। Thank God, ये तो पलाश भाई साहब का ही फोटोग्राफ है। हाँ, कि मेरे डैडी पलाश ही है। मेरे डैडी लॉस एंजलिस में बहुत बड़े आदमी थे। अगर आप लोग चाहें तो मेरा डीएनए टेस्ट भी करा सकते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इतने सालों से पलाश जी जो हमें लेटर्स लिखते आ रहे हैं, उनमें तो हमेशा यही लिखा था कि उनका एक बेटा है, बेटी नहीं है। कौन से लेटर की बात कर रही हैं आप? मेरे डैडी ने कभी कोई लेटर नहीं लिखे, और आप लोगों को कभी नहीं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बकवास नहीं, सच है। मेरे डैडी आप लोगों के साथ कभी भी कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। तो फिर वो लेटर्स कौन लिखता था? हाँ, मुझे क्या मालूम किसने लिखे थे। तो कार में जिस लड़के की मौत हुई वो पलाश जी का बेटा नहीं था? नहीं। अगर तुम उस गाड़ी में थी तो तुम कैसे बच गई? क्योंकि मैं गाड़ी से बाहर निकल गई थी। बाहर किस लिए? जब हम एयरपोर्ट से आ रहे थे, अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मैंने ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहा। मैं गाड़ी से उतरी और जंगल की तरफ बढ़ी। जब वापस लौटी तब देखा कि गाड़ी की तरफ एक आदमी बढ़ रहा था। उसने मुझे देखा और मैं वहां से भाग निकली। कुछ देर भागने के बाद मैं जमीन पर गिर के बेहोश हो गई। जब सुबह उठी तब मालूम पड़ा कि उस आदमी ने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया। वो तीसरी लाश कहीं उस आदमी की तो नहीं है? या फिर सर वो लाश उस ड्राइवर की भी हो सकती है। नहीं सर, वो बॉडी ड्राइवर की नहीं हो सकती, क्योंकि ड्राइवर मिल गया है। जिंदा या मुर्दा? मुर्दा सर। किसने मारा उसे? अभी तो कुछ पता नहीं चला है सर। अच्छा, दे। अभी पता चला है कि पलाश ने आज तक कभी किसी को लेटर्स भेजे ही नहीं थे, मगर ये लोग कह रहे हैं कि पलाश पिछले कई सालों से इनको लेटर्स भेज रहा था। एक काम करो, वो सारे के सारे लेटर्स ले आओ, और हरीलाल के ऑफिस में जितने भी लोग काम करते हैं वो और ये तीन, इन सब के हैंडराइटिंग के सैंपल्स ले लो। देखते हैं वो लेटर्स किसने लिखे हैं। जिस किसी ने भी इस बेचारे ड्राइवर को मारा है, उस आदमी को। सर, उस औरत को। ओ या आई एम सॉरी। जिस किसी ने भी इस बेचारे ड्राइवर को मारा है, उस औरत को सर्जरी की अच्छी जानकारी होगी। औरत को? जी हाँ, औरत को। खूनी एक औरत है, और ये बात मैंने पता नहीं की, ये बात डॉक्टर तारिका ने पता किया। अच्छा, मैं तो हमेशा कहते आया हूं कि डॉक्टर तारिका में टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, मगर कोई ये बात समझने और पहचानने के लिए तैयार ही नहीं है। अभिजीत, एक मिनट आओ। हाँ डॉक्टर साहब। अभिजीत, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम डॉक्टर तारिका पर पूरी तरह से लट्टू हो गए हो, लेकिन अभिजीत, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी लैब में आकर के आग लगा करके चले जाओ। तुम्हें क्या लगता है भाई, मैं डॉक्टर तारिका की इज्जत नहीं करता? सर, ये आप क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब, मैं तो ऐसे ही। नहीं, कह लो, ऐसे ही कह लो। देखिए, आप बात को बढ़ाइए मत, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। क्यों तारिका? वही तो, अभिजीत तो बस ऐसे ही कह रहे हैं सर। ऐसे ही? हाँ, ऐसे ही। और क्या? Then it's okay. Then it's all right. All right. Come. आओ, देखो।
ये देखो, इस आदमी की गर्दन पूरी तरह से काटी नहीं गई है, सिर्फ एक होल किया गया है सही जगह पर, और बेचारा मर गया। लेकिन इससे ये कैसे पता चलता है कि खूनी एक औरत है? हाँ, वो तो बताइए, या वो भी डॉक्टर तारिका ही बताएंगे। तारिका, कम हियर, ये आज सब कुछ तुमसे सुनना चाहते हैं, कम। जी सर। ये देखिए सर, ये जो गले पे दाएं तरफ निशान है, ये नाखून का निशान है, दाएं हाथ का नाखून। उस औरत ने जब गला पकड़ा तब उसके नाखून गले में घुस गए और नाखून पे लगी हुई नेल पॉलिश भी अंदर रह गई। ये किसी फ्रेंच टाइप की नेल पॉलिश है। तो इससे पता चलता है कि खूनी एक लड़की है। जी सर। वाह, इसे कहते हैं डिटेक्शन। देखा साड़ुंखे साहब? देखा सर, ये ड्राइवर तो यहाँ पड़ा हुआ है, और जो जली हुई लाश मिली है, एक तो पलाश की है, दूसरी उसकी वाइफ की, और तीसरी शायद उस आदमी की होगी जो पलाश को मारने गया था। दया, लगता है मारने वाला और ड्राइवर दोनों ने मिलकर पलाश और उसकी बीवी का खून कर दिया। फिर ड्राइवर ने मारने वाले को बेहोश किया और कार में आग लगा दी, और फिर किसी ने ड्राइवर को ही खत्म कर दिया। ना कोई गवाह, ना कोई सबूत, खेल खत्म। फिर भी डॉक्टर तारिका ने ढूंढ ही निकाला कि मारने वाली कोई लड़की हो सकती है। वाह तारिका, वाह। चलो, कम से कम ये तो पता चल गया कि जो ड्राइवर पलाश को लेके आ रहा था, उसका खून एक लड़की ने किया है। हाँ सर, वो फ्रेंच नेल पॉलिश कोई आदमी तो लगाएगा नहीं। हाँ, और तो और ये एक लड़की है जो सर्जरी के बारे में भी जानती है। इसका मतलब सर, कहीं वो डॉक्टर तो नहीं है? दया, इस केस में दो लड़कियां हैं, एक पलाश की बेटी मोनिशा और दूसरी किया। सर, पर मोनिशा को तो खुद इतनी चोटें लगी हुई हैं, वो अपने माँ बाप का खून कैसे कर सकती है? और किया को किसी का खून करके कोई फायदा होने वाला नहीं था, और ये बात उसे मालूम है सर कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे एक पैसा नहीं मिलेगा इस हरीलाल की जायदाद में से। एक और बात है सर, मैंने मोनिशा के और किया के दोनों के हाथ चेक किए, दोनों के हाथों पे नेल पॉलिश नहीं लगी हुई थी। ओए, रिलैक्स, क्या हुआ? सर, मिल गया। मिल गया? सर, हरीलाल के वकील जमशेद ने जो सैंपल दिया था हमें पलाश की हैंडराइटिंग का, उसे देखकर सब पता चल गया। मतलब पलाश ने जो अमेरिका से लेटर लिखे थे उसने खुद लिखे? नहीं सर, वो उसने नहीं लिखे। मगर पलाश तो पिछले 20 साल से लेटर्स लिख रहा था। सर, कोई दूसरा आदमी पलाश की हैंडराइटिंग में वो 20 साल से लेटर लिख रहा है। और तो और सर, ये दूसरा आदमी अमेरिका में नहीं है, यहाँ अपने इंडिया में। अच्छा, ये देखिए सर। सर, हरीलाल के ऑफिस में एक आदमी काम करता है, उसी ने लिखे हैं सारे लेटर। कौन है ये आदमी? सर, कोई कुनाडी नाम का आदमी है, सीनियर अकाउंट्स मैनेजर। सीनियर अकाउंट्स मैनेजर? सर, इसी ने मरवाया होगा पलाश को, उसकी वाइफ को और उसके ड्राइवर को। दया, उठाओ इस कोनाटी को। हम लोग सीआईडी से। कोनाडी साहब हैं घर में? जी नहीं साहब, तो बाहर गए हुए। कोई बात नहीं, तुमसे ही बात कर लेंगे हम लोग। साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब। साहब, वाकई गीता मैम साहब के साथ बाहर गए हुए हैं। ये गीता मैम साहब कौन है? जी, कुनाती साहब की वाइफ है सर। ये लिखावट किसकी है? सर, ये कुनाती साहब ने ही लिखा है। ओह, सर, कोनाती साहब की लिखावट देखिए। बड़ी खूबसूरत है, अच्छा कैलीग्राफर है। अभिजीत, अब समझ में आया इसने क्यों पलश की नाम से वो नकली लेटर्स लिखे हैं। ये बताओ, तुम्हारे कोनाटी साहब कब से गायब है? साहब, 4 दिन हो गए साहब। 4 दिन? 4 दिन पहले? सर, ये कार भी तो 4 दिन पहले ही चली थी। जिस दिन से पलाश मरा है उस कार में जल के, उसी दिन से कोनाटी भी गायब। सुनो, क्या तुम्हें कुछ अंदाजा है ये लोग कहाँ गए होंगे? नहीं सर, मुझे भी काफी फिक्र हो रही है उनकी। कोई आता था साहब से मिलने के लिए? जी, एक आदमी आता था साहब। कौन? पता नहीं साहब, काफी पैसा लेके आता था, पर वो साहब। कितनी बार लाया था वो पैसा? साहब, बहुत बार आया था वो। एक बार
साहब का एक्सीडेंट हो गया था, तो ऑपरेशन के लिए भी उसी ने साहब पैसे दिए थे उनको। किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ था? एक बार हमारे साहब के पैर की हड्डी टूट गई थी। अच्छा, ये जो आदमी पैसा लेके आता था वो कैसा दिखता है? बुढ़ा है, जवान है, कैसा है वो? जवान था साहब, 20-22 साल का था, काफी अमीर लगता था साहब। अभिजीत, विवेक को फोन करो और कहो कि मोनिशा पर नजर रखें, और दया जरा हॉस्पिटल में जाकर इस कोनाटी के ऑपरेशन के बारे में पूछताछ करो। यस सर। तुम्हारे साहब का ऑपरेशन कौन से हॉस्पिटल में हुआ था? डॉक्टर सोधी साहब के हॉस्पिटल में। कौन है? कौन है वहां पर? कौन? मोनिशा, क्या हुआ बेटी? लोग अंकल मुझे प्लीज बचा लीजिए प्लीज। माय गॉड। तुम? मोनिशा, माय गॉड। मोटी, चाकू दे दो, चाकू दे दो। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, चलो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता ये चाकू कहाँ से आ गया। चलो। शर्म नहीं आती तुझे? हैं? शर्म नहीं आती तुझे? बाबा आप तो विश्वास कीजिए, मुझे किसी ने फंसाया है। झूठ बोल रहा है ये। फंसाया तुझे? हाथ में चाकू लेके आया तू और तू बोल रहा है किसी ने फंसाया है? मोनिशा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कैसे फिक्र ना करूं? इसने मेरी जान लेने की कोशिश की है। झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। मैं कह रहा हूं। एक मिनट, तुम्हें जो कुछ भी बोलना है अब ब्यूरो में बोलना, समझे? मैंने कुछ नहीं किया, मैं कह रहा हूं मैंने कुछ नहीं किया। डॉक्टर साहब, पिछले महीने में आपने कुनाटी नाम के एक आदमी की सर्जरी की थी, पैर की। कुनाटी? हाँ हाँ, उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसके पैर में रॉड डाली थी। उसके पैर में रॉड डाली थी? हाँ, क्या हुआ? फिर से उसकी हड्डी टूट गई क्या? नहीं, मैं ये पूछने आया था कि जब वो यहाँ हॉस्पिटल में था तब कौन कौन मिलने आता था उससे? ये बात तो हमारी मेट्रन ही बता सकती है। एक मिनट। संगीता, वो कुनाटी नाम का पेशेंट था ना पिछले महीने, जरा उसके रिकॉर्ड की फाइल लेके आना। क्या हुआ? 3 लोग जल के मरे हैं एक कार में, और हमें शक है कि इस आदमी का उसमें हाथ है। ओह माय गॉड, देखने में एकदम शरीफ आदमी लगता था। ये फाइल मैं देख सकता हूँ? हाँ हाँ, देखिए। थैंक्स। ये क्या आप चेक का कॉपी भी रखते हैं? एक एक चीज साहब, एक एक। ये क्या, मोंटी? ये चेक पे मोंटी का सिग्नेचर? ये उसका भाई है। भाई? हाँ, बहुत तंग करता था। आखिरी दिन एक टेढ़ी सी औरत भी आई थी। टेढ़ी औरत? नाम क्या था उसका? जरा आखिरी पेज खोलिए ना। किया? हाँ किया। मैंने बोला कोलाटी को हम लोग अभी नहीं छोड़ सकते, 1-2 दिन रुकना पड़ेगा। तो बोली मेरे को मत सिखाओ, मेरे को मेडिकल के बारे में सब मालूम है, मैं सर्जरी भी जानती हूँ। तो किया कुनाटी को यहाँ से ले गई? हाँ। ठीक है, थैंक्स। ये बिल ले जा सकता हूँ मैं? Why not? Sure. थैंक्स। मैं आप लोग से कह चुका हूँ, मैंने मोनिशा को चाकू नहीं मारा। लेकिन चाकू तो तुम्हारे हाथ में था। हाँ। वो कहां से आया है? पता नहीं अंधेरे में कहां से आ गया। मैं तो बस टकराया था किसी से और चाकू हाथ में आ गया। अंधेरे में चाकू आ गया हाथ में। हाँ, किसी ने मुझे धक्का मारा। जब लाइट वापस आई तो चाकू मेरे हाथ में और सामने मोनिशा घायल। सर मैं पागल हो जाऊंगा सर। क्या हुआ फ्रेडी? कुछ नहीं सर, खड़े खड़े जोक मार रहा है, अंधेरा चाकू। सर ओह, तो ये बात है। ये क्या है, हैं? क्या ये अकाउंट्स मैनेजर के ऑपरेशन का बिल? हाँ, वो उनका ऑपरेशन होने वाला था, इसलिए मैंने पैसे दिए। पुराने एम्प्लॉय है ना। अरे एम्प्लॉय?
वहां हॉस्पिटल में तो बोल रहा था कि वो तुम्हारा भाई है। हाँ, भाई जैसा ही हुआ। भाई जैसा? मेरे डैड और अकाउंटेंट इस कंपनी को लूट गए। अकाउंटेंट ने धीरे धीरे करके लाखों रुपए हमें निकाल के दिए। हमें मालूम था कि पलाश अंकल अब कभी नहीं आने वाले, मगर पलाश वापस आ गया और तुम लोगों ने उसे मरवा दिया। कहाँ है ये अकाउंटेंट अभी? मुझे नहीं मालूम। ये किया तुम लोग के साथ मिली हुई है? किया? हाँ सर, किया अकाउंटेंट कोनाटी को लेके गई है। कहाँ? सर कह के गई है कि उसे सर्जरी के बारे में मालूम है। अच्छा, मतलब ये किया सर्जरी भी जानती है? तो दया कहीं उसी ने तो ड्राइवर का खून नहीं किया? कहाँ लेके गई है कोनाटी को वो? हाँ? मुझे नहीं मालूम। दया, इनके घर चल के देखो। नहीं सर, लावण्या फोन ही नहीं उठा रही। साहब घर के सब लोग कहाँ हैं? अंदर है? नहीं साहब, किया मैडम और मोनिशा मैडम तो अभी भी बाहर गई हैं। बाहर गई है? कहाँ गई है? मालूम नहीं साहब। अरे मालूम कैसे नहीं तुम्हें? कहीं हमारी ऑफिसर लावण्या तो उनके साथ नहीं है? नहीं साहब, वो दोनों ही थे। तो फिर लावण्या अंदर ही होगी, जल्दी जाके देखो। लावण्या, लावण्या कहाँ चली गई? लावण्या, लावण्या, लावण्या। बड़े लोग हैं साहब, क्या मालूम। सर, सर जल्दी आइए। लगता है फ्रेडिक्स ने कुछ गड़बड़ की है। सर, लावण्या अंदर बेहोश पड़ी हुई है सर। लावण्या, आंखें खोलो लावण्या, लावण्या। सर, लावण्या, लावण्या, अरे ये ठीक तो है? लग तो नहीं रहा है सर। तो फिर जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो, जल्दी। डोंट वेस्ट टाइम। संभाल के लेके जाओ, लेके जाओ। सर, इसके पहले कि किया बहुत दूर निकल जाए, हमें सबको अलर्ट कर देना चाहिए। हाँ, वो गाड़ी किसी भी हालत में शहर से बाहर नहीं जानी चाहिए। हेलो कंट्रोल रूम। मोनिशा फोन नहीं उठा रही है सर। नहीं कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करो, गाड़ी अभी भी शहर में है तो अभी पता चलता है। हेलो, क्या गाड़ी दिखाई दी? कहाँ पर? ठीक है, हम लोग अभी वहां आ रहे हैं। गाड़ी मार्को रोड पर दिखाई दी है। जल्दी करो। वेरी गुड मोनिशा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मगर आपने भी तो मेरी इतनी मदद की है, वरना ये सब कुछ तो। कम ऑन मोनिशा, तुम पलाश भाई साहब की सगी बेटी हो, तुम्हारे लिए तो कुछ भी। क्या सचमुच बहुत कुछ किया है तुमने हमारे लिए, वरना आज की दुनिया में जहाँ सब अपना अपना सोचते हैं, कौन करता है किसी के लिए। तुमने मैनेजर और उसकी पत्नी को गाड़ी में बैठाया, गाड़ी को आग लगवाई और तो और सोहम को भी मरवा दिया। हाँ? क्या भाई साहब, आप भी ना। मगर मुझे माफ करना मेरी बहन। माफ कर देना मतलब? माफ कर देना मतलब? मोनिशा! मोनिशा व्हाट? मोनिशा पागल हो गई हो क्या? हमारे प्लान को पूरा होने के लिए ये तो बहुत जरूरी है। मोनिशा ये क्या कर रही हो तुम? मोनिशा! बस, अब खेल खत्म। बहुत लोगों को मार दिया, अब और नहीं। अब बताओ क्यों किया तुम लोगों ने ये सब? बताओ। हमारे हिंदुस्तान आने से पहले ही किया से हमारा कांटेक्ट हो चुका था। किया को लोग की इस चाल का पता चल चुका था कि कैसे वो कोनाटी के साथ मिलकर पैसे लूट रहा है। किया ने ही हमें बताया कि मोंटी ने किसी जे नाम के आदमी को हमें मारने के लिए सुपारी दी हुई है। हिंदुस्तान तो हमें आना ही था, क्योंकि अमेरिका में पापा ने बहुत से उधार लिए हुए थे और हमें वहां से भागना पड़ा था। हमें पिताजी के पैसे की सख्त जरूरत थी, इसलिए हमने प्लान बनाया जिससे हमें पैसे भी मिलेंगे, लोग और बॉन्टी से बदला भी ले लेंगे। तुम सबके दिमाग खराब हो गए हैं। तुम लोगों को तो मेंटल असाइलम में होना चाहिए।
मैंने अपने पूरे करियर में इंश्योरेंस और इनहेरिटेंस का पैसा पाने के लिए इतना गंदा षड्यंत्र रचाते हुए किसी को भी नहीं देखा। अब अपनी बची हुई जिंदगी बिताना जेल में। रजनी जरा दरवाजा खोलो ना। मुझे सोने भी नहीं देते। रजनी पता नहीं कहाँ चले जाते दोनों के दोनों सुबह सुबह। ये यहाँ किसने रखा? खुशबू तो बहुत अच्छी है, अंदर ना जाने क्या रखा होगा। ये कैसा गिफ्ट है? ये तो मेरा रिबन है। क्या हो गया मैम साहब? क्या हुआ क्या मैडम? हुआ आपको? आप ठीक तो है? मैम साहब, रजनी, तुम्हें याद है रात को सोने से पहले मैंने इस रिबन से अपने बाल बांधे थे? आज रात किसी ने मेरे कमरे में आकर मेरे बाल काट दिए इस बॉक्स में डाल के भेज दिया। मगर ये हुआ कैसे? तुम बताओ ना, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो या मैं तुम्हारी? मैडम मैं अभी आपके पिताजी को फोन करके बुलवा देता हूँ। नहीं नहीं, उन्हें टेंशन मत दो। लेकिन मैम साहब, वो घर में घुस गया और हमें पता भी नहीं चला। वो जरूर कोई खतरनाक आदमी है मैम साहब। जी हाँ, जिस तरह से कमरे में घुसकर उसने आपके बाल काटे, वो तो कुछ भी कर सकता था। मैम साहब, ऐसे में हमें सीआईडी को बुलाना चाहिए। तो तुम कहती हो कि कल रात किसी ने तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे बाल काट दिए और फिर यही बाल इस बॉक्स में भेज दिए? सर, दरवाजा तो बिल्कुल ठीक ठाक है और ताले के साथ भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। सर, सारी खिड़की अंदर से अच्छी तरह से बंद है। क्या घर में आने का कोई दूसरा रास्ता भी है? नहीं, बस यही एक दरवाजा है। कमाल। तो फिर जो भी कोई है घर में आया कैसे? तुम बॉडीगार्ड हो? जी। खराटे मारता है? जी। मतलब सोते समय आवाज आती है नाक से या कान से? हाँ, बॉडीगार्ड का मतलब पता है? घोड़े बेच के सोते रहते हो? हाँ सर, मुझे पता ही नहीं चला कब आग लग गई। वो कैसे अंदर आया मुझे पता ही नहीं चला सर। और तुमने भी कुछ नहीं देखा? कुछ पता नहीं चला तुमको? नहीं। ना किसी ने कुछ देखा ना किसी ने कुछ सुना। सर, कहीं ये आत्मा का चक्कर तो नहीं है? अरे नहीं नहीं फ्रेंड्स, कोई आत्मा नहीं है। क्या आत्मा कैंची पकड़ सकती है? सर, मेरी ग्रैंडमदर को रोज आत्मा दिखती थी सर। जो बाल काटती थी?
रात को आती थी और जोर से हंसती थी। अरे बाल तो नहीं काटती थी ना? नहीं सर। हाँ तो फिर ठीक है। भाई साहब मानसी, आपको ये बॉडीगार्ड रखने की जरूरत क्यों पड़ी हैं? अभिजीत, मोनू की डैडी ने कहा है कि बॉडीगार्ड रखना जरूरी है। मोनू? हाँ मोनू, तुम्हारा ही नाम मोनू है ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? मानसी, ये जो तुम्हारे डैडी है ना, रिटायर्ड ऑफिसर देव प्रकाश, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो फिर इनके डैडी को फौरन इन्फॉर्म कर देना चाहिए। नहीं प्लीज, ऐसा मत कीजिए प्लीज। क्यों? अगर उन्हें पता चला कि ये सब हुआ है तो मुझे फिर से उनके साथ उनके घर पे रहना पड़ेगा। क्या मतलब? आप तो मेरे डैड को जानते हैं, थोड़े पुराने ख्यालात के हैं वो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि मैं यहाँ अकेली रहूं। इसलिए हमारा झगड़ा भी हुआ है इस बात पर, और पिछले 2 महीनों से मैंने उनसे बात नहीं की है। देखो मानसी, एक बहुत सीरियस मामला है और बाप बेटी में छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती है, लेकिन जिसने भी ये किया है शायद वो ये दिखाना चाहता है कि वो तुम्हारी जान भी ले सकता है। जान ले सकता है? या फिर वो तुम्हारे डैडी से बदला लेना चाहता होगा। कैसा बदला सर? वो अभिजीत, चलो मानसी, तुम्हारा सामान पैक करो, हमारे साथ चलो, तुम्हें अपने डैडी के साथ ही रहना होगा। लेकिन मेरी बात मानो मानसी, अपना सामान पैक करो, चलो हमारे साथ। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। देव साहब अंदर है? जी सर, कमिश्नर साहब अंदर है। ओके, एक मिनट। आने दो इन्हें। पहचानते नहीं हो क्या? अरे प्रद्युमन, तुम अचानक यहाँ? हाँ देव, बात ही कुछ ऐसी है, इसलिए बिना बताए आना पड़ा। लेकिन बात क्या है? पापा, I'm sorry पापा, मुझे माफ कर दो पापा प्लीज। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पापा, मुझे माफ कर दो प्लीज। देखो देव, मानसी की जान को खतरा है। कल रात को इसके कमरे में घुसकर उसने इसके बाल काट दिए। क्या? जी हाँ, मैं तुमसे जरा अकेले में बात करना चाहता हूं। ठीक है। गार्ड्स, आप लोग बाहर जाइए। हाँ बोलो। देव, मुझे तुम्हारे नए मिशन के बारे में पता है। हाँ, अभी 1 हफ्ते पहले ही मैंने। हाँ, तो मुझे लगता है कि मानसी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो शायद तुम्हारी इस नई ड्यूटी की वजह से हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मानसी आज से तुम्हारे साथ ही रहे तो बेहतर है। शायद तुम ठीक कह रहे हो, कहीं मानसी को कुछ हो ना जाए। अभिजीत, आगे से ऐसे केस अगर मेरी लैब में लेकर आए ना तुम लोग तो। अरे सर, आप तो बिना बात के उखड़े चले जा रहे हैं। नहीं, बिना बात के कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। इनफैक्ट पिछले केस में मेरी गर्लफ्रेंड को लेकर के जो मजाक उड़ाया ना तुम लोगों ने, मैं अभी तक भूला नहीं उसको। देखिए, हमें तो पता भी नहीं था कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। वो तो जब यहाँ लैब में आए तो पता चला कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी है। क्या करें, अपनों ने धोखा दे दिया ना। सर, इस बॉक्स पे जितने भी उंगलियों के निशान है सब मानसी के ही है। सुन लिया? सर, मानसी ने अगर इस बॉक्स को हाथ लगाया है तो उसी की उंगलियों के निशान मिलने चाहिए ना। क्यों? जिसने बाल काट कर इस बॉक्स में रखे उसकी उंगलियां नहीं है? नहीं, हो सकता है कि उसने ग्लव्स पहन रखे हो। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है, इतने खूबसूरत बाल किसी ने आखिर काटे क्यों? सारुंखे, बाल बाल की बात छोड़ दे। देखो, घर में किसी दूसरे आदमी के घुसने का एक भी निशान नहीं है। वो जो भी कोई था वो शायद पहले से ही घर के अंदर छुप कर बैठा होगा। जैसे मानसी सो गई, उसने उसके बाल काट दिए, फिर इस बॉक्स में भरकर ये बॉक्स वो दरवाजे पर छोड़ के गया। बस मैंने अभी अभी इन लोगों को बता दिया कि बाल वाले केस आइंदा मेरी लैब में लाने की जरूरत नहीं है। क्या इसकी आग अभी तक शांत नहीं हुई क्या? सर, हो रही थी मगर आप आ गए। अरे मैंने सर, बॉक्स के अंदर भी मानसी के ही उंगलियों के निशान है। जी हाँ, बॉक्स के अंदर भी मानसी की उंगलियों के निशान है और बॉक्स के ऊपर भी मानसी की उंगलियों के निशान है। और इस सेलो टेप पर? सर, आपको जान के शौक लगेगा कि सेलो टेप पे भी मानसी की उंगलियों का निशान है।
जी। देखो, जब भी कोई टेप लगाता है तो टेप लगाने वाले की उंगलियों के निशान वहां रह ही जाते हैं। मतलब बॉक्स बंद करके उस पर टेप लगाने वाली भी मानसी ही है। एक मिनट, आपके कहने का मतलब है मानसी ने अपने बाल खुद ही काटे हैं? जी हाँ, इसीलिए तो ज्यादा दुख हो रहा है। इतने खूबसूरत बाल आखिर उसने काटे ही क्यों? सर, इतना सारा हंगामा किया है मानसी ने, तो ऐसा लगता है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। हाँ, और शायद इसीलिए उसके डैडी नहीं चाहते कि वो अकेली रहे। सर मुझे लगता है ये सब बातें उसके डैडी को बता देनी चाहिए। हाँ, मैं अभी फोन करता हूं। हाँ देव, कैसे हो? एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूं। हाँ, अच्छा सुन, एक जरूरी बात करनी है तुझसे। क्या मिल सकते हैं? ओके, थैंक्स। थैंक यू। समझ में नहीं आता ये आया कैसे नहीं। हमेशा तो वक्त पे आता है। फोन उठाओ यार, फोन उठाओ। देव, मैं प्रद्युमन बोल रहा हूं। हाँ, एसीपी प्रद्युमन। देव, अरे फोन कट कर दिया। फोन उठा क्यों नहीं रहा है? कुछ गड़बड़ तो नहीं? हाँ अभिजीत, दरवाजा खोलने ना, लगता है कुछ गड़बड़ है। तोड़ दो सर दरवाजा, तोड़ दो। अरे घर में थे तो दरवाजा खोला क्यों नहीं? साहब मैं तो आ ही रहा था साहब। ये देवप्रकाश जी और मानसी कहाँ हैं? वो लोग तो चले गए सर, थोड़ी देर पहले। कहाँ गए? सर वो तो खंडाला चले गए। ये खंडाला गए क्यों? पता नहीं सर। लेकिन ये अचानक क्यों चले गए? कुछ तो बताया होगा तुम्हें। सर एक फोन आया था, उन्होंने फोन पर बात की, बक्से में सामान रखा और तुरंत निकल गए। अरे कुछ तो बताया होगा, खंडाला में कहाँ जा रहे हैं? कोई पता होता बताया उन्होंने? हाँ सर, उन्होंने एक पता दिया था। उन्होंने बोला कि एसीपी साहब आए तो उनको ये पता दे देना। मन शांति रिसोर्ट, रंधारी रोड, खंडाला। अभिजीत, जल्दी से खंडाला जाकर इस पते पर देखो ये लोग वहां पर क्यों छुपे हैं। देवप्रकाश जी ने खंडाला का एड्रेस तो दे दिया, पर वो अपना फोन उठा क्यों नहीं रहे? सवाल है, एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने इनाम सुना, किसी को भी एड्रेस नहीं मांगा। ये हंसने वाली बात नहीं है। उस बॉडीगार्ड ने यही का एड्रेस दिया था ना? क्यों? यही रोड बताया था ना? अरे पोस्टमैन बस। अरे ओ एक मिनट, क्या बात साहब? ये मन शांति रिसोर्ट रंधारी रोड कहाँ पे है? ऐसी जगह तो कोई भी नहीं है खंडाला में। ऐसे कैसे हो सकता है? एड्रेस यहाँ है ही नहीं। नहीं, ये नाम मैंने पहली बार सुना है। मैं पिछले 20 साल से यहाँ पर पोस्टमैन हूँ। 20 साल से यहाँ पे? अरे 20 साल में लोगों को गली के हर कुत्ते तक का नाम याद हो जाता है, समझे? जी मुझे याद है। हाँ बताऊं? इस जगह पे 3 कुत्ते रहते हैं, मोटी, रोटी और गोटी। हाँ, गोटी काले रंग का है और वो हमेशा मोटे लोगों को काटता है। सर मैं जरा गाड़ी में जाके बैठ जाता हूँ। और कुछ नहीं, थैंक यू। बॉडीगार्ड ने हम लोगों से झूठ क्यों बोला?
दया, पूछो भी मत, तोड़ दो ताले को। विवेक, ताले को संभाल के रखो, हो सकता है उस पर किसी की उंगलियों के निशान हो। आपका फोन सर, शायद जब उनकी आपसे बात हो रही थी उस वक्त उनकी किसी के साथ हाथापाई हुई और ये फोन यहां गिर गया। हाथापाई हुई और खून, पता नहीं उन दोनों में से किसका खून है ये। सर, जूते का निशान। सर, ये किसी लड़की के जूते के निशान लग रहे हैं सर। हाँ, लगता तो वैसे ही है सर। मुझे लगता है कि ये जो बॉडीगार्ड है सुमित, उसी ने ये सब गड़बड़ की है सर। तुम ठीक कह रहे हो विवेक, उसने हमें गुमराह करने के लिए खंडाला वाली कहानी सुनाई और जब तुम लोग खंडाला में जाकर पता ढूंढ रहे थे उस वक्त उसने अपना काम कर दिया। सर, हो सकता है बाहर जाते वक्त दरवाजे पे ताला उसी ने लगाया हो, तो शायद हमें ताले पे से उसकी उंगलियों के निशान मिल जाए। क्या लॉक पर से कोई उंगलियों के निशान मिले? हाँ सर, एक निशान मिला तो है। ये जरूर उसी बॉडीगार्ड सुमित का ही होगा। नहीं, नहीं अभिजीत, वो निशान उस बॉडीगार्ड सुमित का नहीं है। तो फिर क्या हुआ? कोई झटका देने वाली खबर है क्या? जी सर, खबर तो बिल्कुल हिला देने वाली है। क्या किसी खतरनाक आतंकवादी के फिंगरप्रिंट्स मिले? नहीं, आतंकवादी के निशान तो नहीं है, लेकिन ताले पर मानसी के फिंगरप्रिंट्स हैं। लग गया झटका? सर, यानी कि मानसी सुमित से मिली हुई है। सर, एक बेटी अपने बाप को नुकसान पहुंचाएगी क्या? तो मानसी ने अपने खुद के बाल काटे और फिर वो बाल एक बॉक्स में रखकर वो बॉक्स अपने आप को भेज दिया और फिर अपने बाप पर हमला करके उसका ही किडनैप करवा दिया। ये नहीं हो सकता सर, एक बेटी अपने बाप के साथ ऐसा करेगी? ये बात तो है। मुझे लगता है ये सब उस सुमित ने किया है या फिर सुमित ने मानसी से करवाया है। जब हम लोग दरवाजे पे सुमित से बात कर रहे थे तो शायद उस वक्त उसने उन दोनों को अंदर बांध के रखा होगा और हमको बोल दिया कि वो लोग खंडाला चले गए। एक काम करो अभिजीत, देव के पड़ोसियों से मिलो, शायद कुछ पता चल जाए। ये जो मानसी तुम्हारे पड़ोस में रहती है, काफी अच्छी दोस्त है ना तुम्हारी? जी। उनका उनके डैडी के साथ झगड़ा हुआ था ना? झगड़ा? हाँ, तुम्हें तो मालूम ही होगा। वो अलग रहना चाहती थी और उनके पिताजी देव प्रकाश साहब, उन्हें ये बात पसंद नहीं थी और इस वजह से उनके बीच में झगड़ा हुआ था। हाँ? मानसी और देव अंकल का तो कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि देव अंकल ने आज तक कभी मानसी को किसी भी चीज के लिए मना ही नहीं किया है। तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मानसी अगर अकेले भी रहना चाहती तो देव अंकल उसे मना नहीं करते? कभी नहीं। तो इसका मतलब है मानसी ने उनसे झूठ बोला है। पर सर, बात क्या है?
देखो बात ये है कि देव और मानसी दोनों को किसी ने किडनैप किया है। किडनैप? पर ये सब हुआ कैसे? कुछ दिन पहले कोई मानसी के बेडरूम में घुसा और उसने उसके बाल काट दिए और फिर वही बाल उसे वापस भेज दिया एक बॉक्स में रख के। क्या? जी हाँ, काफी लंबे बाल थे उसके। पर मानसी के बाल तो लंबे थे ही नहीं। जरा फोटो दिखाओ। ये मानसी? नहीं, ये मानसी नहीं है। ये मानसी नहीं है? नहीं। जरा एक ये मानसी नहीं है तो असली मानसी है कौन? ये है मानसी। इसका मतलब है वो लड़की असली मानसी नहीं, नकली मानसी। तो उस लड़की की हिम्मत तो देखिए, हमारे सामने भी मानसी बन के घूम रही है। वो बाल कटना, वो धमकी के बारे में बताना, ये सारा नाटक एक सोचा समझा हुआ प्लान है सर। एक अच्छी तरह से सोचा समझा हुआ नाटक है ये। और ये सब देव प्रकाश तक पहुंचने के लिए उसे पता था कि खतरे में देखकर हम उसे देव प्रकाश के पास ले जाएंगे। देव प्रकाश के घर के बाहर सिक्योरिटी रहती है, उसे मालूम था वो सिक्योरिटी के बीच से खुद तो नहीं पहुंच सकती देव प्रकाश के घर तक। अभिजीत, हमारी वजह से देव प्रकाश की जान को खतरा हो गया है। सर अब चक्कर ये है कि असली मानसी इस वक्त कहाँ होगी? ये दोनों की दोनों मानसी को ढूंढना होगा, असली भी और नकली भी। मैं सच कह रही हूँ सर, मुझे उनका असली नाम नहीं पता है, मुझे मानसी ही पता है। कब से काम कर रही हो तुम उसके साथ में? 2 महीने से। अच्छा, कभी उसे किसी और मानसी के बारे में बोलते हुए सुना क्या? नहीं। और वो बॉडीगार्ड सुमित, वो दोनों आपस में बात किया करते थे? मेरे सामने तो कभी नहीं की। अच्छी एक्टिंग की दोनों ने। यहाँ पर कहां से फोन आए, कुछ पता चला? पता लग गया सर, पिछले 2 महीने में एक भी फोन ना आया है ना यहां से किया गया है। एक भी फोन नहीं? साहब, मेम साहब अपने मोबाइल से ही फोन किया करती थी। उनका मोबाइल नंबर मालूम है तुमको? मुझे नहीं पता। अच्छा, आपकी मेम साहब बाहर किसी से तो मिलती होगी? हाँ, वो घर से बाहर कब कब जाया करती थी? गुरुवार को बाहर जाया करती थी वो, हर गुरुवार को। हर गुरुवार को? कहां पर? अरे कुछ तो मालूम होगा, कहां पर? नहीं, ये तो पता नहीं है सर, लेकिन 4:30 बजे जाया करती थी और 6:30 बजे वापस आ जाया करती थी। गुरुवार को 2 घंटे सर, 4:30 से 6:30 बजे। मगर इस मानसी के पास तो खुद की गाड़ी थी ही नहीं, तो फिर या तो वो किसी टैक्सी से या फिर ऑटो से जाती होगी। सर यहाँ पास में एक ऑटो स्टैंड है, शायद ये मानसी वहीं से ऑटो लेती होगी। जरा इस फोटो को ध्यान से देखो, आप इस लड़की को पहचानते हैं? ये लड़की शायद हर गुरुवार को यहाँ से ऑटो लेती है। हाँ साहब, पिछले हफ्ते ये लड़की मेरी गाड़ी में बैठी थी। कहाँ पे छोड़ा था उसको? कनिकापुरी रोड, और रास्ते में ही उतर गई। रास्ते में उतर गई? हाँ साहब, और पैदल चलने लगी। मैंने कहा भी आओ मैं छोड़ देता हूँ, तो कहने लगी तुम जाओ अपना काम करो। जब तक मैं यहाँ से गया नहीं ना था, वो वहीं पे खड़ी थी, एक ही जगह पे। इसका मतलब वो चाहते नहीं थे किसी को पता चले कि वो कहाँ पे जा रहे हैं। अभिजीत, वहाँ कनिकापुरी रोड पे कोई बाजार भी नहीं? वहाँ पे सिर्फ कुछ नए फ्लैट्स बन रहे हैं, कहीं वहाँ पे तो नहीं गए। अभिजीत, कनिकापुरी रोड पे और क्या है मालूम है? जेल? वहाँ पे तो जेल है। हाँ, जेल है, और वहाँ हर गुरुवार को 5 से 6 के बीच में लोगों को कैदियों से मिलने दिया जाता है। तो मतलब ये मानसी, ये नकली मानसी वहाँ पे किसी कैदी से मिलने जाती है हर गुरुवार। ये तो बहन है जीतू की, हर गुरुवार को उससे मिलने आती है। ये जीतू कहीं वो माना हुआ गुंडा और मर्डरर तो नहीं, इसे 7 साल पहले एक एनकाउंटर में पकड़ा गया था? जी हाँ, ये वही है, और 7 साल से यहीं पर है। शायद एसीपी प्रद्युम्न भी थे उस एनकाउंटर में। इस एनकाउंटर में एक मौत भी हुई थी? जी, इसी जीतू के बाप को गोली लगी थी। जी, मेरे ख्याल से इसमें आपके दोस्त देव प्रकाश भी थे इस एनकाउंटर में, और हाँ, उन्हीं की गोली से जीतू के बाप की मौत हुई थी।
कहीं ये नकली मानसी? हाँ दया, मुझे लगता है ये अपने बाप के मौत का बदला लेने के लिए सब कर रही है। घंटे पहरा चाहिए मुझे इस पे। 8 बार जेल तोड़कर भाग चुका है ये। 8 बार? हाँ, ये सीरियल किलर है। इसे खून करने में मजा आता है, मगर फांसी से बचा हुआ अभी तक। जरा संभाल के जीतू, बहुत लोगों को मार चुका है, कहीं अगला नंबर तेरा ना हो। हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ हाँ, अब ठीक है। हाँ, तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है। अब बीच बीच में हाँ हूँ करते रहना। ओके, या बाय। सर, हाँ, अब जीतू के लॉकअप पे पहुंच गया है। गुड, बस अब सिर्फ मानसी के आने का इंतजार है। सर, मैं एक बात सोच रहा था सर। फ्रेडरिक्स, अगर बात अच्छी है तो बताओ, नहीं तो सोचते रहो। नहीं, बोलो। पेट में रहेगा तो पेट में दर्द होगा, बताओ। सर, मैं ये कहना चाहता था सर कि अगर वो लड़की यहाँ पे नहीं आई तो... अब तो फ्रेडरिक्स कुछ और करेंगे, रोता क्यों है? सर, मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर अगर वो लड़की यहाँ पे नहीं आई तो हमें किसी दूसरे प्लान के बारे में भी सोचना चाहिए ना सर। फ्रेडरिक्स, मानसी हर गुरुवार को यहाँ आती है, तो आज भी आ गई। हाँ सर, लेकिन एक अच्छे डिटेक्टिव होने के नाते मैं ये कहना चाहता था, अगर वो आ गई तो हम उसका चुपचाप पीछा करेंगे और असली मानसी और मिस्टर देव तक पहुंचेंगे, ठीक है? यस सर। दया वो आ गई। अभिजीत, तैयार रहना, मानसी आ गई है। जीतू, भैया, ये कौन है? माना हुआ खूनी है, इसे देखते से डर लगता है। ये तुम्हें कुछ करेगा तो नहीं ना? कुछ कह नहीं सकते, ये कांस्टेबल आज हमें अकेला छोड़कर चला क्यों गया? काम हुआ नहीं। जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा हुआ है। दोनों के दोनों को मैंने पकड़ रखा है। सीआईडी को भनक तो नहीं लगी? बिल्कुल नहीं। वो तो ये सपने में भी नहीं सोच सकते कि जिस नकली मानसी को वो लोग बचाना चाहते हैं वही असली मानसी और उसके बाप का खून करने वाली है। शाबाश मेरी बहना, शाबाश। यानी कि आज की रात हम अपने पिता की मौत का बदला उस देव प्रकाश से ले लेंगे। हाँ भैया, आज की रात मानसी और देव प्रकाश की आखिरी रात होगी।
आइए आइए एसीपी साहब, तुम्हारी ही कमी थी। तुम्हारे चेहरे पर ये जो खुशी है ना, वो ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है, समझे? तुम सीआईडी वाले डायलॉग ज्यादा मारते हो। चलो चलो। चल चल। अरे बैठ। आहा, तो आ गए एसीपी साहब। अरे भाई जरा इनकी भी खातिरदारी करो। तो एसीपी साहब, कहाँ हैं आपके बाकी होनहार ऑफिसर्स? आपको बचाने आएंगे भी या नहीं? अरे मेरी बात छोड़ो, तुम जैसे तो छोटे मोटे मच्छर हमेशा हमें काटने की कोशिश करते, समझे? अच्छा, तो हम लोग मच्छर हैं? वो भी बिना डंक वाले मच्छर। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गए। सुमित, जरा जाके देखो इनके चमचे कहाँ हैं। चल छोटू। छोटू, ध्यान रखना, ये सीआईडी वाले हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। कहीं से भी आ सकते हैं? हाँ, कहीं से भी। तुमने कहा था ना, सीआईडी वाले कहीं से भी आ सकते हैं। लो आ गए। सुनी ये आवाज? सुनी? ये सीआईडी के आने की आवाज है। अब कहां भागोगी? हाँ? तुम जाओ, जाके देखो, जल्दी जाओ। अरे रघु, तूने गोली की आवाज सुनी क्या? रघु! कुछ नहीं। अब मैं बॉम्ब का टाइमर ऑन करने जा रही हूँ। अरे पागल लड़की, अगर तू टाइमर ऑन करेगी तो खुद भी मर जाएगी। इतनी उल्लू नहीं हूं मैं। मैंने बॉम्ब के टाइमर में 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट समय आगे रखा। बस मैंने ये बटन दबाया और मैं भागी यहां से। और फिर ठीक 60 सेकंड बाद ठम, बॉम्ब फटा और बड़ा धमाका। फिर सब खत्म। देखो, बेवकूफी मत करो। सुमित, तुम ठीक तो हो ना? मैं कौन हूँ? अबे गधे, चलो उठो यहाँ से। ये गधा क्या होता? मानसी, इसे बताओ गधा कैसा होता है?
जल्दी रस्सी खोलो। क्यों? अब पता चला गधा कैसा होता है? गए ना सबके सब ऊपर। ये ऊपर क्या होता है? हैं? हमें ऊपर नहीं जाना है, जाना तो तुम्हें चाहिए। क्यों? नकली मानसी हैं? मैं इससे बदला लेना चाहती थी, मारना चाहती थी इसे, लेकिन इसके पास हमेशा इतनी सिक्योरिटी रहती है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। देव के पास नहीं पहुंच सकी तो देव की बेटी मानसी को अपना निशाना बनाया। हाँ, इसे किडनैप करके इसकी जगह लेना आसान था। देव प्रकाश जी, जब हम इस लड़की को लेकर आपके पास आए थे तो आपने उस वक्त क्यों नहीं बताया कि ये नकली मानसी है? मैं सोच ही रहा था कि आप ये किस लड़की को लेकर आए हैं। तभी ये आकर मुझसे लिपट गई और इसने मुझे धमकी दी। अगर तुमने कुछ भी कहा ना तो तुम्हारी बेटी की मौत हो जाएगी। उसे हमने किडनैप कर रखा है। दरअसल मैं डर गया था, मुझे लगा कहीं ये लोग मानसी को कुछ न करें। फिर आप लोगों के जाने के बाद इन लोगों ने मुझे बहुत मारा और मुझसे कहा कि अपने गार्ड्स को बाहर भेज। हाँ तो बॉडीगार्ड जी, इतने सीनियर ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाने की तुमने हिम्मत कैसे की? मैं बॉडीगार्ड हूँ, देखो मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश मत करना। मुझे हाथ मत लगाना है। मैं इसका चचेरा भाई हूँ, हम दोनों ने मिलके इसकी प्लानिंग की थी। तो पूरी की पूरी फैमिली मिली हुई है? अबे गुरु घंटाल, इतना दिमाग किसी एग्जाम में लगाता तो लाइफ में कुछ बन जाता। अब दोनों के दोनों चलो जेल में। जीतू भी वहीं पर है, वहां जेल में बैठकर कोई नई स्कीम बना, सारी जिंदगी जेल में बिताना। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।